Hello friends, I am CA Mayuri Khanna. Today we are going to start a new chapter of central banking, that is Indian specific issues part 2. In earlier video we have studied Indian specific issues part 1, so this is an extension of the same. पिछले वीडियो में हमने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए थे. अब हम इस वीडियो में कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले है CCIL, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. It was formed in April 2001 as a 100% subsidiary of Reserve Bank of India. Okay. So इसके पीछे बनाने के पीछे मेन पर्पस क्या था, क्या रीजन था, वो था कि इंडिया was seeking the improvement in transaction settlement process to help in smooth flow of clearing operations. Means जो हमारे इंडिया के clearing and settlement process था और उसको और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए CCIL को एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया. जब इसे फॉर्म किया गया, इट वाज इनिशियली मेड ओनली फॉर सेटलमेंट एंड क्लियरिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट लेटर ऑन इसमें कुछ और प्रोडक्ट जैसे कि मनी, फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स वगैरह भी ऐड किए गए. ओके. आज के टाइम पे जो हम CCIL देखते हैं, दैट इज एंगेज्ड इन सेटलमेंट ऑफ मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स आल्सो. ओके. जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई में. इसके होने से CCIL बनाने की जो मेन वजह थी, उसका वजह था कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना और एक सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, ताकि जो सेटलमेंट प्रोसेसेस हैं वो एक एब्सोल्युटली सिक्योरिटी प्रोवाइड करें. अब ओवर द ईयर ऑफ टाइम हम देखते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स काफी हद तक देखी गई CCIL में. सबसे मेन है कि इसे टोटली ऑटोमेट किया गया, टोटली एफिशिएंट किया गया. जैसे पहले के टाइम पे जो हम क्लियरिंग देखते हैं वो हार्ड कॉपी की बेस पे आती थी. जैसे जो चेक्स थे या DD थे, जब वो क्लियरिंग के लिए आते थे तो क्या आता, कैसे होती थी इसकी क्लियरिंग, वो हार्ड कॉपी की बेस पे की जाती थी. मगर आज के टाइम पे जो हम क्लियरिंग देखते हैं, उसमें मैचिंग कंसेप्ट जो है परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के बीच में जो मैचिंग कंसेप्ट बनाया जाता है क्लियरिंग के टाइम पे, वो स्कैन बेस्ड होता है. मींस कोई हार्ड कॉपी के बेस पे क्लियरिंग नहीं की जाती, वो स्कैन के ऊपर बेस की जाती है. इसके साथ साथ जो है कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है ताकि इन प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सके. इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और ऑपरेशनल रिस्क या जो फ्रॉड है उसका चांस भी कम हो जाता है. राइट. इसी तरीके से जो RBI को रिटर्न फाइल होती है इवनिंग में क्लियरिंग से रिलेटेड, वो भी पहले मैनुअल सिस्टम के बेस पे जाती थी, मैनुअली हम लोग फाइल किया करते थे. मगर आजकल ये ऐसा नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम्स की बेसिस पे भेजी जाती है. राइट. RTGS सिस्टम का इंटीग्रेशन भी CCIL ने किया. RTGS इंटीग्रेशन मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जो है. देखिए, जो क्लियरिंग है वो दो बेसिस पे होती है. एक होती है बैच सिस्टम पे और एक होती है रियल टाइम बेसिस पे. ओके. अब बैच सिस्टम वाली और रियल टाइम RTGS को दोनों को इंटीग्रेट किसने किया, वो किया CCIL ने. ओके. सो इसके होने से क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई, रिडक्शन, ऑपरेशनल रिस्क कम हो गई. और सबसे बड़ी बात, लाइक पहले हम देखते थे कि हमें अगर बिजनेस में कुछ मनी ट्रांसफर करना है या वैसे भी कोई मनी ट्रांसफर करना है, वो इमिडिएटली नहीं होता था, वो 1 या 2 दिन उसमें लग जाते थे, क्योंकि पहले हम चेक काटेंगे या उसका DD बनवाएंगे, फिर वो जाएगा, फिर वहां से क्लियर होगा, तो इट टेक्स सम टाइम. मगर RTGS सिस्टम के आने के बाद जो क्लियरिंग है वो इमीडिएट बेस पे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के सिस्टम के बेस पे इमीडिएटली हम जो है क्लियर कर सकते हैं. क्लियरिंग मतलब पैसा ट्रांसफर करा जा सकता है. ओके. सो इससे क्या है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो काफी फास्ट हो गई. जो बिजनेस की नीड्स थी वो सेटल होने की वजह से इकोनॉमी काफी फास्ट हो गई. इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो NPCI ने डेवलप किया है. राइट. ये ईयर 2008 में बनाया गया था, और जब इसको बनाया था तो रिजर्व बैंक और IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इसको जॉइंटली फॉर्म किया था दिसंबर 2008 में, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था कि रोबस्ट एंड एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम को बनाना इंडिया में. और ये एक टाइप का अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है NPCI, जो सभी प्रकार की रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को सपोर्ट करता है. जितनी भी रिटेल पेमेंट्स हैं वो सभी NPCI देखता है.
अब चलिए जान लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स या जिसे कहते हैं कि विजन क्या था हमारे एनपीसीआई का। सबसे पहला विजन था कंपेटेबिलिटी। एनपीसीआई के अकॉर्डिंग सभी पेमेंट सिस्टम को कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ये सिस्टम प्लेटफॉर्म्स आपस में कंपेटेबल नहीं होंगे तो इसमें जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है उसमें अड़चन आ सकती है। मींस ट्रांजैक्शन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए आपसी कंपेटेबिलिटी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बहुत जरूरत थी। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेबिलिटी। इंडिया एक आप सभी जानते हैं इंडिया एक वास्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, सो नेचुरली यहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स होना हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है होना पॉसिबल है। इसलिए ऐसा उनको एक सिस्टम डिजाइन करना था जो कि बहुत ही हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके, उसे सपोर्ट कर सके, एक हैवी डिमांड को सक्सेसफुली जो है वो परफॉर्म कर सके। इसीलिए अगला है सेफ्टी। सेफ्टी किसी भी पेमेंट सिस्टम का सबसे पहला स्टेप है। मींस अगर कोई पेमेंट सिस्टम सिक्योर ही नहीं है, अगर उसमें कुछ ऐसे मेजर्स या स्टैंडर्ड्स ही नहीं है जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, तो उसमें पब्लिक का जो जिसे कहते हैं विश्वास वो कम हो जाएगा। इसलिए एनपीसीआई का सबसे प्राइम ये 3 मोटिव्स थे, विजन थे कि अगर हमें पेमेंट सिस्टम डेवलप करना है तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही वो करेंगे। राइट। इसके बाद एनपीसीआई आने के बाद हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए। एक आया कि हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो बहुत ज्यादा मेनी टाइम्स फोल्ड बढ़ गया। हमारी इकोनॉमी जो है वो डिजिटाइज्ड हो गई, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगी। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे की माइलस्टोन्स, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स जो हमने ओवर द टाइम एनपीसीआई ने हमारे को दिए। वो क्या क्या है देखिए। ईयर 2010 में एनएफएस मींस नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है उसको टेक ओवर किया। अभी एनएफएस क्या करता था? इट वाज इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। मतलब एटीएम का जो नेटवर्क था उसका लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म किसके पास था? एनएफएस के पास था, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के पास था। और बाद में इसको किसने टेक ओवर कर लिया? एनपीसीआई ने किया ईयर 2010 में। राइट। 2012 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आईएमपीएस। आईएमपीएस मींस आईएमपीएस सबको पता होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो 24/7 रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। और ये पहले क्या है, इंटरनेट पे एटीएम चैनल्स पे भी चलता था और मोबाइल फोन से भी कनेक्ट हो सकता है। मतलब हम इमीडिएटली अगर फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, एटीएम पे जाके चेंज कर सकते हैं, आईएमपीएस करा सकते हैं, या फिर मोबाइल फोन से भी इसको करा जा सकता है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं आईएमपीएस को सपोर्ट करते थे। और आईएमपीएस के इंट्रोडक्शन ईयर 2012 में एनपीएस ने किया। ईयर 2012 में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप था कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डेवलप किया गया। मींस कि कोई भी माइक्रो एटीएम, जो छोटे एटीएम्स हैं, वहां पर अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है और अगर हमारे पास आधार नंबर और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है तो उसके साथ कनेक्ट करके ही हम कस्टमर्स को जो है वो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स कोई भी पेमेंट आधार एनेबल्ड अगर होगी तो वो माइक्रो एटीएम्स पे पॉसिबल है। राइट। इसे कहते हैं एईपीएस। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, रुपे कार्ड का इंट्रोडक्शन। लाइक पहले हमारे कंट्री में इंटरनेशनल कार्ड सिस्टम्स जैसे कि मास्टर कार्ड, जैसे कि वीजा कार्ड, ये क्या थे? ये इंटरनेशनल कार्ड से जो यूएसए के थे, इनके ऊपर हमारे कंट्री की डिपेंडेंसी थी। मींस हमारे जो पेमेंट सिस्टम्स थे वो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। मगर एनपीसीआई ने हमारे कंट्री का अपना इंटरनेशनल कार्ड सिस्टम डेवलप करने के बाद हमारी डिपेंडेंसी इन इंटरनेशनल कार्ड्स के ऊपर खत्म कर दी। और इससे हुआ क्या? इससे हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी ज्यादा बढ़ गया। राइट। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय एनपीसीआई। ईयर 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। ये और भी ज्यादा मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप था। यूपीआई सबको पता है यूपीआई क्या होता है। ये एक रेवोल्यूशनरी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम था जो कि एनपीसीआई ने डेवलप किया। इसमें वो जो मनी है वो मतलब ट्रांसफर करा जा सकता है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। यूपीआई के बारे में हम डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे।
इसके अलावा 2017 में भीम को इंट्रोड्यूस किया गया। भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब भीम क्या है? ये भी एक टाइप का मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है फॉर द पर्पज ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, भीम से भी हम जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी का एक वर्जन 2017 में था जो बिल पेमेंट्स के लिए यूज हुआ, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और इसमें क्या करते हैं? इट वाज एन इंटीग्रेटेड बिल सिस्टम ऑफरिंग इंटरपोरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस टू कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। आप कोई भी बिल पेमेंट इस सिस्टम के द्वारा भेज सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये 2018 में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। मींस जो एमएसएमई सेक्टर है उसके अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल है, जो डेटर्स हैं, उनको अगर हमें फाइनेंस कराना है तो उस फाइनेंसिंग, वो जो फाइनेंसिंग है वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल होगी। ओके, इसके अलावा 2020 में एक फास्टैग सिस्टम, सबको पता है फास्टैग क्या होता है? फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसमें RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था, टोल्स जो हैं वो कैसे कलेक्ट किए जाते थे? तो मैनुअली कलेक्ट किए जाते थे, राइट। अब ह्यूमंस के काम करने की भी एक लिमिट होती है। बहुत बार ऐसा चांस होता था कि ट्रैफिक के हैवी फ्लो की वजह से हम टोल टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे, और इस वजह से जो है उसकी वजह से कंजेशन बढ़ जाती, ट्रैफिक कंजेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, और कई बार जो है वो टोल प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हो पाता था, और कई बार ऐसे मिस्टेक्स भी होती थी, या यूं कह सकते हैं कि इसमें पिल्फरेज के भी काफी चांसेस रहते थे। तो इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो है एनपीसीआई ने डेवलप किया, और उसका जो है यूजेज जो है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की? RFID टेक्नोलॉजी यूज की। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको लॉन्च किया था एनपीसीआई ईयर 2016 में, और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको करता है रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी दो बैंक अकाउंट्स जो कि मोबाइल नंबर के साथ, जैसे ये परचेजर है ये सेलर, इनके दोनों के बैंक अकाउंट्स के साथ इसका भी मोबाइल नंबर और इसका भी मोबाइल नंबर अगर कनेक्ट हो या रजिस्टर्ड हो तो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स इजीली कैरी ऑन की जा सकती है। मींस परचेजर एंड सेलर कैन ट्रांसफर द मनी थ्रू यूपीआई प्लेटफॉर्म, ओके, यूजिंग देयर मोबाइल नंबर्स। ओके, सो इसमें आईएमपीएस फैसिलिटी भी लेटर ऑन एड ऑन की गई। इसमें जो आईएमपीएस फैसिलिटी है उसमें हमें आईएफएससी कोड या आईएफएससी डिटेल्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, जबकि अगर हम आईएमपीएस सर्विस को इंटरनेट बैंकिंग से यूज करने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें आईएफएससी डिटेल्स देना मैंडेटरी है। मगर यूपीआई के ऊपर इसमें विदाउट आईएफएससी कोड भी मनी ट्रांसफर करा जा सकता है। इस यूपीआई के अंदर पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। इंडिया अपनी इंस्टेंट पेमेंट्स के लिए एक ग्लोबल लीडर है। मींस एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूरे वर्ल्ड की ऑल ग्लोबल इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस का अकेला 46% जो पार्टिसिपेशन है वो इंडिया के थ्रू हुआ था। मींस इट इज अ ह्यूज नंबर कि वर्ल्ड के अंदर अकेला 46% इंस्टेंट पेमेंट कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से है। दिसंबर 19 के अंदर गूगल ने सजेस्ट किया फेडरल रिजर्व बोर्ड को। फेडरल रिजर्व बोर्ड क्या है? फेडरल रिजर्व जो यूएसए का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है उसका यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड को सजेशन दिया कि आप यूपीआई का यू कैन फॉलो द यूपीआई एज एन एग्जांपल इन डेवलपिंग फेड नाउ। जैसे हमारे इंडिया में यूपीआई है वैसे अमेरिका में फेड नाउ है। यू कैन फॉलो यूपीआई एज एन एग्जांपल फॉर डेवलपिंग फेड now as a real-time payment system for United States. It is a matter of proud कि हमारा यूपीआई सिस्टम इतना सक्सेसफुल है कि मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड भी उसको फॉलो कर रही है। एक और इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लेते हैं, वो है NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा बैंक है, एक ऐसी रिफाइनेंस एजेंसी है जो क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एंगेज्ड है। हमारे कंट्री में पहले से ही 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है। वो कौन कौन से? हम पिछले वीडियो में हमने देखा नाबार्ड। नाबार्ड क्या है?
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट होता है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, राइट। और जो ये NABFID है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दिस इज द फिफ्थ वन इन दिस कैटेगरी। ओके, सो इसका मेन रोल क्या है? इट प्लेज अ पाइवटल रोल इन एडवांसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय एड्रेसिंग फाइनेंशियल गैप्स थ्रू इनोवेटिव टूल्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो गैप्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे कि रेलवेज को डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलपमेंट करना, मेट्रो सिस्टम डेवलप करना, या फिर ब्रिजेस को बनवाना। ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो फाइनेंसिंग है, वो उसके लिए ये एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिजर्व बैंक ने बनाया है, जो इन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टेक केयर करेगी, राइट। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार लोग जो हैं इसको इंडस्ट्रियल पढ़ते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। द वर्ड इज इंडस्ट्रीज एंड नॉट इंडस्ट्रियल। It is an apex regulatory body for overall licensing and regulation of micro, small and medium finance companies. Like जो MSME companies है, उसका ये लाइसेंसिंग करने का, और उसकी एक सुपरवाइजरी बॉडी है सिडबी। ओके, सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टेब्लिश किया था, एंड इट वाज 100% सब्सिडरी ऑफ IDBI। ये RBI की सब्सिडरी नहीं था, IDBI की सब्सिडरी था, और लेटर ऑन हमने इसको डीलिंक कर दिया था। इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, और आज के टाइम पे इसको रेगुलेट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करती है। इसका मेन पर्पस है रीफाइनेंस करना। किसको रीफाइनेंस करना? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि किसको लोन देंगे? देखिए, इसका कनेक्शन है MSME के साथ, तो नेचुरल सी बात है कि MSME को कोई भी फाइनेंस की अगर जरूरत है, ठीक है, उसको किस टाइप के लोन हो सकते हैं? टर्म लोन चाहिए हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन हो सकता है चाहिए। तो इसकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, इनको कौन देखेगा? इनको देखेगा सिडबी देखेगा, राइट। MSME से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल नीड जो है वो सिडबी पूरी करेगा। ओके, इसके बारे में कुछ और एडवांसमेंट्स या कुछ और कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो सिडबी में ओवर द ईयर्स लिए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन से। क्रेसिडेक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रिसडेक्स, इंडियाज फर्स्ट सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। मींस क्रिसिल और सिडबी, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, इन दोनों ने मिलके एक इंडेक्स बनाया, मींस एक रेटिंग इंडेक्स बनाया। किसके लिए? MSME के लिए। MSME की कोई भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की अगर हमें रेटिंग देखनी है, कोई इंडेक्स देखना है, और वो 8 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, 8 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड जो एक सिस्टम बनाया, वो है, उसका नाम है क्रिसिडेक्स, और ये क्रिसिल और सिडबी ने मिलकर बनाया था। इसमें स्केल 0 से लेके 200 तक के पॉइंट है, मींस सबसे लोएस्ट पॉइंट एक्सट्रीमली नेगेटिव पॉइंट 0 है, और एक्सट्रीमली पॉजिटिव सबसे बड़ा पॉइंट है 200। ओके, सो हमें अगर किसी भी MSME की रेटिंग देखनी है, कोई सेंटिमेंट इंडेक्स देखना है, सो वी कैन अप्रोच दिस क्रिसिडेक्स। सिडबी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उद्यमी मित्रा पोर्टल को फॉर्म किया है। दिस इज वेरी पॉपुलर पोर्टल। इसमें करते क्या है कि कोई भी MSME यूनिट, अगर उसे कोई भी फाइनेंस की जरूरत है, कोई लोन लेना चाहती है, कोई क्रेडिट चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल हेल्प अगर उसे चाहिए, तो विदाउट गोइंग टू बैंक, विदाउट विजिटिंग एनी बैंक ब्रांच, दे कैन अप्लाई फॉर द लोन थ्रू दिस उद्यमी मित्रा पोर्टल। इस उद्यमी मित्रा पोर्टल पे ये आप कोई भी स्टेटस तो अपना चेक कर ही सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का, लोन एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो लोन के लिए चाहिए वो भी अपलोड कर सकते हैं, और इवन आप मल्टीपल लोन्स के लिए भी यहाँ पर आप चेकिंग कर सकते हैं, और मल्टीपल बैंक्स के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय सिडबी फॉर द बेनिफिट ऑफ MSME sector. Okay. So that's all for the day. You can join our Maha Combo Pack for ambitious Baba
Thank you so much and have a nice day.